तो कहानी की शुरुआत 1976 यानी कि 1976 में सैमरैंग गांव के जारूबंग मार्केट से होती है, जहां पर हम कुछ बच्चों को बुश से बॉल बनाकर फील्ड में खेलने जाते हुए देखते हैं। तभी अब्दी नाम के एक लड़के के पिता बाहर आकर उससे शाम से पहले वापस आने के लिए कहता है। इस पे वो भी मान गया था, जिसके बाद वो शाम तक लगातार अपने दोस्तों के साथ फील्ड में खेलता रहता है। लेकिन शाम होने पर उसके साथ के सभी बच्चे घर की तरफ चले गए थे। जल्दी ही अंधेरा भी होने वाला था, लेकिन अब्दी और उसका फ्रेंड जो थ्रिस होता है, उनका और खेलने का मन होता है। खेलते हुए अब उनकी बॉल फसल के बीचों बीच चली जाती है। अब्दी तब थ्रिस से कहता है कि वो बॉल को कल ले लेंगे, मगर थ्रिस अभी ही बॉल को लेना चाहता था, इसलिए वो अब्दी को लेकर फसलों के बीचों बीच चला जाता है। उन्हें बॉल ढूंढते हुए रात हो गई थी, लेकिन उनको बॉल नहीं मिलती। अब्दी एक बार फिर से उससे कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन थ्रिस बॉल के बिना नहीं जाना चाहता था। तभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे फसलों के बीच में कोई हो, और जब वो उस तरफ जाते हैं कि वहाँ पर एक डीमन जैसी बच्ची थ्रिस के बॉल को लेकर खड़ी हुई थी। उसको देखने के बावजूद भी थ्रिस को अपनी बॉल की पड़ी होती है और वो उस लड़की के पास जाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। फिर जब अब्दी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने एक पत्थर से थ्रिस के सर पर वार कर उसे मार दिया था, जिसको देखकर अब्दी जल्दी ही भागकर गाँव वालों को बुला कर लाता है। अब शॉकिंगली उस जगह पर थ्रिस की बॉडी नहीं थी, लेकिन वहाँ ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। तभी कुछ गाँव वालों को रिवर के पास कुछ दिखाई देता है, और अब जब वो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें नदी के पत्थर के ऊपर थ्रिस की सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसको देखकर सबके पूरी तरह से होश उड़ गए थे। अब अगले दिन थ्रिस के पिता को ये लग रहा होता है कि अब्दी उस लड़की के बारे में कहानी बना रहा है, जबकि उसने खुद ही थ्रिस को मार दिया होगा, क्योंकि आखिरी टाइम वही उसके साथ था, इसलिए वो अब्दी को सजा देना चाहता था। पर तब अब्दी के पिता उसे गाँव वालों के सामने बचाते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर मिस्टर शाब्दू आ जाते हैं, जिनको अब्दी की बातों पर पूरी तरह से भरोसा था। वो बताता है कि थ्रिस को असल में जुमला ने मारा होगा, और इसका मतलब ये है कि अभी भी वो गांव के अंदर मौजूद है। पर तभी मिस्टर शाब्दू की बात सुनकर सभी हैरान रह गए थे। अब मिस्टर शाब्दू जुमाला की कहानी बताना शुरू करते हैं। ये बात उस समय से 29 साल पहले यानी कि सन 1947 की है। अब उस समय में हम सैमरैंग गांव के सबसे अमीर आदमी सूजीमान और उसके अंकल को देखते हैं। अब सूजीमान की बीवी का नाम लस्त्री होता है। उनकी शादी को 11 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी भी संतान नहीं होती, इसलिए सूजीमान कहकर चाहते थे कि वो उसकी जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दे, जिससे कि उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। उन्होंने अपनी जमीन को भी बेच दिया था। सूजीमान लेकिन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता था, उसके खानदान की वो निशानी थी। पर तब उसके अंकल उसको धमकाते हैं, ये कहते हुए ये जमीन जो है वो हंगसंग खाड़ा परिवार की है और उनका भी इस जमीन पर हक है। और क्योंकि सूजीमान की खुद की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए जल्दी ही वो उस जमीन को अपने अंडर में करने वाले थे। अब सूजीमान को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब वो अकेले में अपनी देवी लस्त्री से बात करता है तो वो उससे साफ साफ कह देता है कि अगर वो 1 साल के अंदर अंदर उसे कोई बच्चा नहीं दे पाए तो वो दूसरी शादी कर लेगा। लस्त्री इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ पर उनके घर के बाहर मौजूद एक शेड में 2 वर्कर्स बात कर रहे थे, जिनकी बातों से लस्त्री को ग्रैंड माँ टुकीना के बारे में पता चलता है, जो कि किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट करवा सकती थी। उनके टूट के नुस्खे काफी खतरनाक थे। अब उनके बारे में जानने के बाद लस्त्री टुकीना के पास जाने का डिसाइड करती है और अपने ही घर में काम करने वाली एक लेडी आंड सम के साथ टुकीना के घर की तरफ जाने लगती है। टुकीना के घर जाने के लिए नदी को क्रॉस करना पड़ता था, जिसको यांटो नाम का एक आदमी ही क्रॉस करवाया करता था, और अभी वो लस्त्री और आंडजम को दीवारी पर क्रॉस करवा कर टुकीना के घर पर छोड़ देता है। टुकीना के घर के अंदर लस्त्री अकेले ही गई थी। तब टुकीना उसको साफ बता देती है कि उसकी शक्तियाँ अलग है। वो काले जादू का इस्तेमाल करती है, जो कि उसको डेविल से ही मिलती है। टुकीना उसको प्रेग्नेंट तो करवा सकती थी, लेकिन इससे लस्त्री डेविल के साथ एक शर्त से बन जाती। उसको ट्विंस लड़कियां पैदा होंगी, जिसके अंदर एक तो इंसान की बेटी होगी जो कि सुंदर और काइंड होगी, लेकिन दूसरी डेविल की बेटी होगी जो कि बदसूरत और खतरनाक होगी। लस्त्री के सामने शर्त यही थी कि उसे उन दोनों बच्चों को 10 साल होने तक उन्हें बहुत अच्छे से और प्यार से पालना होगा, जिसके बाद उनके 10 साल का होते ही डेविल अपने बच्चे को ले जाएगा और लस्त्री अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह सकती है, जो कि इंसान रहेगी। लेकिन एक चेतावनी ये थी कि लस्त्री डेविल के बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाती है तो लस्त्री के पूरे खानदान के लिए सही नहीं होगा और उनके घर में अभी की तरह ही कुछ भी नहीं बचेगा। लस्त्री इस बात से डर तो गई थी, पर क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो डेविल के साथ डील करने के लिए मान जाती है। तब टुकीना एक रिचुअल करती है, जिसके अंदर वो किसी के खून में कुछ चीजें मिलाकर लस्त्री को पिलाती है। साथ ही साथ वो कुछ चैन थिंग्स भी कर रही थी। इसके साथ ही अचानक से लस्त्री का शरीर करने लगता है और उसका जो पेट होता है वो भी कुछ पल के लिए फूल गया था। अब टुकीना का रिचुअल इससे पूरा हो जाता है और वो लस्त्री को बताती है कि वो अब 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी, और लस्त्री से काफी खुश होती है। अब 2 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर हम जानते हैं कि लस्त्री वाकई में प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बारे में जानकर सूजीमान काफी खुश होता है। वो तुरंत ही गाँव
गाँव वालों को इसके बारे में बता देने के लिए कहता है। और गाँव के अंदर पहले एक काफी चीज फेमस हुआ करती थी जो कि बहुत ज्यादा अमीर लोग हुआ करते और पूरे गाँव के अंदर इस चीज को खुशी के तौर पर सुनवा दिया करते थे क्योंकि संतान आने वाली है। केराफुल लाफ्टी के साथ अपने बच्चों का नाम सोचने लगता है और उसने बच्ची का नाम सुमाला और दूसरे बच्चे का नाम कुमाला सोचा था। जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि उसे ट्विंस होने वाले थे। इसके बाद हम सीधे लाफ्टी की बेडिंग सेरेमनी को देख पाते हैं और वो दिन आ जाता है जब लाफ्टी की डिलीवरी होनी थी। तब उसे अपने रूम के सोफे के ऊपर टेबल पे बैठा हुआ दिखाई देता है। अब पहले बच्ची के पैदा होने पर वो बच्ची एकदम शांत थी। इसको देखकर सबको लग रहा था कि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बारे में वो अभी लाफ्टी को ना बताकर उसे और पुश करने के लिए कहती है। इसके बाद एक और बच्ची पैदा होती है जो कि दिखने में काफी डरावनी थी और डिफॉर्म भी लग रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर सूर्य माँ अंदर आता है और सबसे पहले तो वो अपने मत बच्ची को देखता है। जिसको देखते वो काफी परेशान हो गया था, पर अब जब वो अपने जिंदा बच्चे के पास जाता है तो उसको देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि वो दूसरी बच्ची डिफॉर्म पैदा हुई थी, यानी कि वो डेबे की बच्ची थी। ये देखकर वो तुरंत ही बाहर से एक बड़ा सा डैगर लेकर आता है और डिफॉर्म बच्ची को जान से मारने लगता है। लाफ्टी उसको रोकने की भी कोशिश करती है क्योंकि वो जानती थी कि उसने डेबे के साथ डील करी थी, लेकिन सोजेमान को डेबे की डेंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो उसे जान से मार डालता है। लेकिन तभी अचानक से वो दूसरी बच्ची जो कि अब तक शांत थी वो जाग से रोना चालू कर देती है। अब सोजेमान इस चीज से काफी खुश हो गया था और वो सुखीर से इस बारे में गाँव वालों को बताने के लिए कहता है। इसके साथ ही अब कहानी 3 साल आगे यानी कि 1950 में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बच्ची जिंदा बच गई थी उसका नाम असल में कुमाला रखा गया था, लेकिन वो लेफ्ट साइड से डिसेबल होती है। केवल 3 साल की होने के बावजूद भी वो सही से नहीं बोलती थी। सोजेमान और लाफ्टी इस बात से परेशान रहा करते। उस वक्त हम सोजेमान के कुछ रिश्तेदारों को उसके घर पर बैठा देखते हैं। उन लोगों की बातों से हमको पता चलता है कि सोजेमान भी बचपन में डिफॉर्म पैदा हुआ था, जिस वजह से वो भी सही से नहीं चल पाता था। तब मिसेस डार्मिना की एक लेडी ने उसकी मसाज करी थी और वो सही हो गया, लेकिन कुमाला को वो लोग पहले ही उनके पास ले जा चुके थे, लेकिन उनके मसाज का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लाफ्टी ये सब बातें सुन रही होती है और अब कुछ दिनों बाद जब कुमाला साइकिल से खेल रही होती है तो लाफ्टी उसे खेलने से मना करती है, तो कुमाला उसके ऊपर चिल्लाने लगती है जो कि सोजेमान भी देख रहा था। कुमाला अब अपने रूम में जाकर अपने सर को बिस्तर पर पटकने लगती है, जिसको देखकर सोजेमान को लगता है कि कुमाला पागल है, इसलिए अब वो उसको घसीटते हुए उसी शर्ट टाइप ज्यादा में लेकर जाता है और वहीं पर बांधकर छोड़ देता है। खैर अब कहानी यहाँ से 1955 में आती है, जहाँ पर कुमाला के साथ उसके डिसेबल होने की वजह से वो सही से उससे बर्ताव नहीं करता था। इनफैक्ट कोई भी उससे सही से बर्ताव नहीं किया करता, उसको शर्ट में ही बांध कर रखा जाता था। और अगर आपको डेविन के साथ करी गई डील याद होगी तो दोनों ही बच्चियों को काफी लाड़ से दुलार से पालना था, लेकिन यहाँ पर तो सोजेमान ने डेविल की बच्ची को स्टार्टिंग में ही मार दिया, पर कुमाला के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। एंड आई बिलीव कि कुमाला का एक साइड डिसेबल दोनों और डेविल का ही कोई कर्ज होगा। लेकिन अब एक दिन कुमाला जैसे तैसे वहाँ से निकलकर मार्केट चली जाती है, जहाँ पर कुछ बच्चे एक बॉल के साथ खेल रहे थे, जो कि जैसे ही कुमाला को देखते हैं तो वो उसकी डिसेबिलिटी का मजाक बनाने लगता है और उसको काफी ज्यादा मारते भी हैं। अब सोजेमान और लाफ्टी ये सब दूर से देख रहे थे, लेकिन उसकी हेल्प नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल से काफी गलत था। और कुमाला बस खड़े खड़े रोती रहती है, तो गुस्से में सोजेमान उसको पकड़ कर वापस शर्ट में लाता है और सुकीव से अपने हंटर को बुलाता है। असल में सोजेमान ने कुमाला को बाहर जाने के लिए काफी बार मना किया था, लेकिन कुमाला आज भी मार्केट में चली गई। अब आंटिसम जो कि सच में कुमाला से काफी प्यार करती थी, वो सोजेमान से बहुत मिन्नत करती है कि वो उसको ना मारे। लाफ्टी भी सोजेमान को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी के नहीं सुनता और वो कुमाला को हंटर से बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर बाद में जब आंटिसम उसके दवाई लगा रही होती है तो कुमाला बस रोई जा रही थी। उस बेचारी को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने गलत किया क्या। तब उसको शाम करवाने के लिए सम उसको पियानो बजाने के लिए कहती है और उसको एक डॉल भी देती है, जो कि उन्होंने कुमाला के लिए खुद बनाई थी। यानी कि आज कुमाला का 8वां बर्थडे होता है। कुमाला भी उस डॉल को लेकर काफी दिल खुश हुई थी। अब आगे रात में जब वो डॉल को लेकर सो रही होती है तब कुमाला को उसके रूम की अलमीरा से किसी की आवाज आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन शुमाला की स्पिरिट थी। वो कुमाला को बताती है कि वो उसके ट्विन सिस्टर है, जिसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसको जान से मार दिया, जबकि ये चीज सोजेमान ने करी थी। और इसका रीजन वो बताती है कि वो सुंदर नहीं थी, जिसके चलते ऐसा करा गया। अब कुमाला शुरुआत में तो शुमाला की स्पिरिट से डर रही होती है, लेकिन तब शुमाला उससे सही से बात करती है और उससे वादा करती है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और इतना उसे बचाएगी क्योंकि वो उसकी बहन है। और इतना क्या कर उसने कुमाला को गले लगा लिया था। कुमाला को भी इससे काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी हम शुमाला के स्पिरिट को क्रीपी स्माइल करते हुए देखते हैं। इवन रूम के मिरर के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाई थी। ऑब्वियस सी बात है कैसे दिखती। खैर अगले दिन जब रात
रात में फौजीमान अपना काम कर रहा होता है तब कुमाला आराम से पियानो बजा रही थी, लेकिन फौजीमान उसके पियानो बजाने से भी बेफालतू में बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और इतना तो वो इरिटेट हो चुका था कि वो उसको जाकर चाटा मार देता है, जो कि दोस्तों ने भी देखा था। पर उसके बाद भी वो अपने पति को कुछ नहीं कहती। इवन उसने खुद कुमाला को शांत नहीं करवाया था, बल्कि आर्न हिमसेल्फ को शांत करवाने के लिए कह दिया, यानी कि वो माँ होने का भी फर्ज नहीं निभा पा रही थी। अब इतने बड़े खानदान के अंदर उसकी शादी हुई थी जिसके चलते वो अपने पति से बहुत डरती थी, या फिर मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, बट स्टिल उसको माँ का फर्ज निभाना चाहिए था। एनीवेज आर्न सम उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहती और फिर कुछ सोचते हुए कुमाला फौजीमान के रूम में जाती है और एकदम से उसकी बॉडी बिल्कुल सही हो गई थी। उसको सही तरह से चलते और खड़ा देखकर फौजीमान शॉक हो जाता है, मगर इससे पहले कि उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस कर पाता, उससे पहले ही कुमाला पास में पड़े एक पेन को उठाकर फौजीमान के हाथ में ही गुजार देती है, जो कि असल में किसी और ने नहीं बल्कि कुमाला के स्पिरिट ने कुमाला से करवाया। बेसिकली वो अपने पिता को कुमाला को मारने की सजा दे रही थी। तब फौजीमान कुमाला को इस बात की सजा देने के लिए उसको खेतों में क्रॉस बनाकर धूप में लटकवा देता है। कुमाला तो अपनी माँ लॉस्ट्री से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से चली जाती है। इससे कि कुमाला वो काफी गुस्सा आ जाता है। और जब रात में लॉस्ट्री कुमाला और फौजीमान खाना खा रहे होते हैं तो अचानक से ही कुमाला जो उठती है उसको उसकी बहन ने परस कर दिया था। अब कुमाला तभी परस होकर अपने अन्य गारमेंट को उतारती है और डाइनिंग टेबल पर चढ़कर क्रीटी वे में हंसते हुए वहीं पर पी कर देती है। जिससे कि फौजीमान का तो दिमाग हिल गया था। वो तब सुखी से कुमाला को बांधने के लिए कहता है, पर कुमाला जो होती है वो तभी सुखी पे हमला कर देती है और सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी लास्टरी की नजर जो होती है वो कुमाला की मिरर रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जिसके अंदर उसने कुमाला को देख लिया था। इसको देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाद में वो भागती हुई बाहर चली जाती है और जब लास्टरी और सम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कुमाला बाहर मुर्गियों को मार कर सचा पा रही थी। खैर बदले दिन जब कुमाला थोड़ा सा होश में आती है तो आर्न सम उससे प्यार से बात करते हुए पूछने की कोशिश करती है कि वो ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। इस पर कुमाला हमको सारा सच बताती है कि वो ये नहीं करवाई, ये सब पसंद कुमाला की स्पिरिट कर रही है जो कि उनके साथ मौजूद है। और लास्ट भी जो होती है उसने बाहर से ये सारी बातें सुन ली थी, पर उसका समझ आ चुका था कि उसने दिल को तोड़कर बहुत बड़ी गलती करी है। वो बस अब अपनी बर्बादी से बचना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी में टुकीना से मिलने के लिए जाने लगती है। अब जो आर्न सम होती है उसने भी उसको जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो अपने बेटे शाब्दू से कुछ देर के लिए कुमाला का ध्यान रखने के लिए कहती है और लॉस्टरी के पास जाने लगती है। शाब्दू असल में सम का ही बेटा था जो कि अभी 1976 के अंदर गांव वालों को इस कहानी के बारे में बता रहा था। खैर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्या हुआ था, इसके बारे में भी हमको आगे जरूर पता चलेगा। Anyways, coming back to the story now, तो यहाँ पर जो लॉस्टरी होती है वो सीधा यांगटो के पास चली जाती है। यांगटो उनको ये बताता है कि तुकिया तो पिछले महीने ही मारी जा चुकी है। इसका सुनकर लॉस्टरी और ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि तुकिना के अलावा कोई भी नहीं था जो कि उसकी हेल्प कर सकता था। इसलिए वो परेशान होते हुए सम को भी बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल के साथ डील करी थी, यानी कि आज तक उसने इस बारे में किसी को बताया ही नहीं था। अब सम ये जानकर काफी डर जाती है, जिसके साथ कहानी अब 1 साल और आगे बढ़ती है, यानी कि 1956 में, जहाँ पर अब कुमाला के साथ और भी बुरा सलूक होने लग गया था। अभी भी सुखीर उसको पकड़ कर शेड में लेकर जाता है और उसको चेन से बांध कर शांत रहने के लिए कहता है। इनफैक्ट उसने बाहर से भी ताला मार दिया था। सम अभी भी फौजीमान से ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन फौजीमान के हिसाब से कुमाला दिन प्रतिदिन वाइल्ड होती जा रही है, पर इसलिए वो उसको खुलने से साफ इनकार कर देता है। कभी हम सम को देखते हैं जो कि शर्ट के बाहर से ही कुमाला से बात करती थी। वो उससे ये कहती है कि वो बेशक से कैसी भी क्यों ना हो जाए वो हमेशा उसको प्यार करेगी। पर कुमाला के पास दिवस समय थी जो कि उसके अंदर हिम्मत बांध कर रखा करती। अब अगले दिन कुमाला पैरों में बैठी होती है तो नीचे गांव के वही बच्चे आते हैं जो कि पहले कुमाला को मार्केट में परेशान कर रहे थे, पर वो भी उसको बॉल से खेलने के बहाने नीचे बुलाते हैं। और जूरो नाम का एक बच्चा उसको हैंडीकैप कहकर चिढ़ाने लगता है और इस बार भी वो उसको काफी ज्यादा परेशान करते हुए मार रहे थे और उन्होंने उसके फेस पर पॉट की मिट्टी भी लगा दी थी। सम ये देखते ही उन बच्चों को भगाने के लिए आती है, पर जाते जाते जोनो जो होता है वो बॉल से कुमाला के सर पर मार कर जाता है। अब कुमाला तब रो रही होती है और तभी उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ती है जो कि ये सब होते हुए बस देख रहे थे और उन्होंने अभी भी उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी, जिससे कि अब कुमाला खून फिर नफरत सी होनी चालू हो गई थी। खैर रात में कुमाला को आज भी शर्ट में ही बांधा गया था। अब दिन करते हुए लॉस्टरी को लगता है कि जैसे शर्ट में कोई गड़बड़ है, लेकिन फौजीमान इस बात को उसका बहम बताकर उसे वहाँ पर नहीं देता। पर वहाँ पर हम कुमाला को देखते हैं जिसने खुद को आजाद कर दिया था और वो एकदम नॉर्मली चल रही होती है, मतलब कि उसकी बहन ने उसे पजेस कर दिया था। अब वो पास में रखे एक संदूक से डब्बा निकालती है और बाहर चली जाती है। तब हम सुप्री को देखते हैं जो कि उन बच्चों में से ही एक था जिन्होंने कुमाला को मारा था। वो फौजीमान के घर के पास वाले कुएं से पानी लेने आया था, तभी उसको झाड़ियों में से किसी की आवाज आने लगती है और झाड़ियों में से
उसके सामने कुमाला आती है। इसके पीछे सुमाला भी खड़ी हुई थी, यानी कि उसके स्पिरिट। उसको इस तरह देख कर सुपरी काफी डर गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग पाता। उससे पहले ही कुमाला उसको पकड़कर उसके पीठ को खंजर से बुरी तरह चीर देती है और बाद में उसके सर पर उस डैगर से वार करती है। अब आगे हम सुक्रू और कार्यो को भी देख पाते हैं, जो कि उन्हीं बच्चों में से एक थे जो कि उसका तमकारा करते। उनके पास भी कुमाला जाकर पहले तो उनको बहुत हॉर्न करती है और बाद में उन्हें भी बेरहमी के साथ मार डालती है। अब अगली सुबह सारे गाँव वाले गाँव में से गायब हुए बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को ना तो कोई बच्चा मिलता है ना ही उनकी लाश, और इसलिए वो अगले दिन दूसरे गांव में जाकर देखने का डिसाइड करते हैं। और तब तक के लिए सभी बच्चों को सूरज ढलने के बाद घर से निकलने से मना कर दिया गया था। अब इस बारे में जोनो और उसके बाकी साथी भी बात कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद सुक्रू, कारेओ और सुप्री प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो 3 दिन से बस बॉल लेकर गायब है। उस समय बोनो के घर में अकेले ही बैठे हुए थे, तभी घर के बाहर कुमाला एक बॉल लेकर आती है और उसे दरवाजे के पास छोड़ देती है उन्हें मक करने के लिए। अब जोनो और बाकी से उसको फिर से परेशान करना चाहते थे, लेकिन जब वो बाहर आकर उसको परेशान करने के बारे में सोचते हैं, तब एक बच्चा उसके हाथ में उसी डैगर को नोटिस करता है, लेकिन कोई उस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वो कुमाला की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि कुमाला पजस ढालकने पहले से ही उन लोगों से रिवेंज लेने के लिए तैयार थी। अब वो गुस्से में आकर उनके ऊपर हमला कर देती है और एक एक करके सभी बच्चों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डालती है। फिर अगले दिन जब गांव में सब बाकी बच्चों को भी ढूंढ रहे होते हैं, तब सबसे पहले तो उन्हें सुक्रू और कारू की लाश पत्तों के बीच में मिलती है, जिसके पास कुमाला की वही डॉल पड़ी हुई थी जो कि उसको आर्न समझे बना करती थी। वही समझी आज जब कुएं से पानी निकाल रही होती है तो वो पानी के अंदर खून को देख कर डर जाती है। फिर जब सुकीर वहाँ पर आकर चेक करता है तो उन्हें भी वहाँ पर सुप्री की लाश मिल गई थी, जिसको देखकर फौजीमान बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। वही गांव वालों को बाकी बच्चों की लाश खेतों में मौजूद एक डंडे के पास मिलती है, जिसके चारों तरफ 4 बच्चों की लाश थी और उनके मुंडे को एक के ऊपर एक करके उस डंडे में मूर्तियों की तरह पिराया गया था। सभी गाँव वाले इस खौफनाक मंजर को बिल्कुल सहन चुके थे, पर क्योंकि उन्हें बच्चों की लाश के पास कुमाला के डॉल मिली थी, इसलिए उनको लगता है कि ये सब असल में फौजीमान ने करा है। तो इस बारे में बात करने के लिए उसके घर भी जाते हैं, लेकिन फौजीमान अमीर आदमी था, वो उनको समझाते हुए उनसे पहले सबूत मांगता है। अब फौजीमान के साथ साथ गाँव वालों को कुमाला के ऊपर भी शक होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए सब अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब उनके जाने के बाद में फौजीमान को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुमाला ने करा है या फिर नहीं, क्योंकि उसने उसको बहुत ही कम चलते हुए देखा है। लेकिन एक पल को उसके माइंड में आ भी रहा होता है कि वो कभी कभी चलती है, जिसके चलते शायद वो ऐसा कर भी सकती है। अब उसके दिमाग में एक बात और आती है कि अगर कुमाला ने खड़ा भी है तो वो शर्ट से बाहर कैसे निकली। अब फौजीमान के मन में ये बात चली रही होती है, पर वो इस बारे में दोस्ती से बात करते हुए शर्ट में जाता है, जहाँ पर जाने पर उन्हें वहाँ की दीवार में एक बड़ा सा छेद मिलता है। इसको बोरियों से ढका गया था, विच मीन्स की कुमाला रात में उसी छेद से बाहर जाया करती थी। पर फौजीमान को भी भरोसा हो गया था कि गाँव में जितने बच्चे मारे गए हैं उन सबको कुमाला ने ही मारा है। फिर तब लॉस्ट उसको बता देती है कि ये सब असल में कुमाला ने नहीं किया, बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने करा है, और लॉस्ट ने भी उसको अपनी आंखों से देखा था। अब सूजीमान तो ये सब सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है। सबसे पहले उसके सामने तो वही भी जनाता है जब उसने सुमाला को पैदा होते ही जान से मार दिया था, और अब वो इस बारे में बात करने के लिए कुमाला के पास जाता है। पहले तो वो उसको कुछ नहीं बताती, पर जब फौजीमान उससे वादा करता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा, तो कुमाला उसको बता देती है कि हाँ ये सब सच है, और ये सब सुमाला की स्पिरिट नहीं उसको पलस करवा के किया। वो कहती है कि उसने उसे काफी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। अब कुमाला अपने पिता को बताती है कि सुमाला के स्पिरिट ने उससे वादा किया है कि वो उन इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले जो कि उसको परेशान करते हैं। और सूजीमान ये बात सुनकर कुछ सोचते हुए जल्दी से नीचे जाता है। नीचे जाकर वो सुकीर से कुमाला को शर्ट के अंदर शक्ल करने के लिए कहता है, यानी कि उसको और ज्यादा टाइटली बांधने के लिए कहता है, पर वो खुद मिस्टर कुसनों के पास जाने लगता है, जो कि असल में काइंड ऑफ शेमन थे, जो कि कुमाला को सुमाला से अलग करने में हेल्प कर सकते थे। अब सुकीर ने कुमाला को बांध दिया था और कुमाला भी रो रही होती है और उसका समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। तब आर्नसम उसके पास आकर उसे शांत करवाती है, उसका संभालती है। अब रात ने कुमाला का नवा बर्थडे भी था, पर वो आर्नसम से इस बार गिफ्ट में ये चाहती थी कि वो उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि कुमाला को सुमाला ने बता दिया था कि वो 12 बरसती ही उसको पदस कर लेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। ऐसे भी कुमाला नहीं चाहती कि वो पदस होकर आर्नसम को भी नुकसान पहुँचाए। अब समझ होती है वो वैसे तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर वो कुमाला की इज्जत
मदद करने पर मान जाती है और तुरंत ही अपने बेटे शाब्दू को वहाँ से लेकर निकल जाती है। शाब्दू उनसे जानने की भी कोशिश कर रहा था कि वो सोजीमान थी यहाँ पर काम को क्यों छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अभी सम शाब्दू को कुछ नहीं बताती। और अब थोड़ी देर के बाद में सुखी कुमाला को खाना देने के लिए शर्ट में आता है, लेकिन कुमाला को खाना अच्छा नहीं लग रहा था। सुखी तब उससे सही से बात भी नहीं करता, इसलिए कुमाला उसके सामने ही एक कॉकरोच को पकड़ कर उसको खाने लगती है, जो कि उसको वाकई में अच्छा लग रहा होता है, जिससे कि थोड़ा गिन महसूस करते हुए सुखी वहाँ से चला जाता है। वहीं सोजीमान भी अब कुसनु के पास पहुँच गया था, जिसको वो सारी बात बताता है और कुसनु अपने पास में ही पड़े हुए पॉट के ऊपर कुछ चैंटिंग्स करता है और उस पॉट में टुकिना के द्वारा करे गए रिचुअल के बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ उसे डेविल के साथ करी गई दिन के बारे में जानकारी मिल गई थी और जो फूजीमान उससे अब कुमाला को बचाने और सब कुछ सही करने के बारे में पूछता है तो कुसनु की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं। वो बताता है कि डेविल अपने बच्चे के मर जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में है, यानी कि सुमाला की मौत की वजह से, और आज रात में सुमाला हमेशा के लिए कुमाला को अपने वश में कर लेगी। इसके बाद जैसे ही वो सही होता है वैसे ही वो सोजीमान को अपना एक डैगर देता है, जो कि सुमाला के शक्तियों को कम करने वाला था। जिसके बाद में सोजीमान को कुमाला को कमजोर करके उसे कुसनु के पास लेकर आना था, पर कुसनु उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म करता, पर वो सोजीमान को चेतावनी भी देता है कि अगर चीजें हाथ से निकलने वाले हो तो उसको उसी डैगर को सुमाला यानी कि कुमाला के दिल में मारकर उसे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो नूब ऐसे ही डेविल के बच्चे को लिविंग लोगों के दुनिया में नहीं छोड़ सकते, उसे दोनों को ही खत्म करना होगा। सोजीमान इस पर मान जाता है और डैगर लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं सुकी जब रात में सो रहा था तभी उसको कुमाला की आवाज आती है, किसने खुद को फिर से आजाद कर लिया था। ऑब्वियस बात है उसको पुलिस कर लिया गया। वो सुकील के घर के बाहर आकर रोने का नाटक करती है। जब सुकील उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उसके ऊपर एक डैगर से हमला करने की कोशिश करती है, जिससे शुरुआत में तो सुकील बच जाता है, लेकिन अब वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो सोजीमान के घर में जाकर गेट को अंदर से बंद कर देता है। पर कुमाला अपने पास मौजूद डैगर से गेट पर काफी बार वार कर गेट को ही तोड़ देती है पर अंदर आ जाती है। पर बाद में जब सुकील उससे बचने के लिए भागने की कोशिश करता है तो कुमाला उस डैगर को फेंक कर उसकी छाती के ही आर पार कर देती है। इसके बाद उसने सुकील के गले को बुरी तरह से काट दिया था। अब अगला नंबर यस्त्री का था। वो अभी अपने रूम में आराम से सो रही थी कि तभी उसको कुमाला के पियानो बजाने की आवाज आती है, इसलिए वो पियानो वाले रूम की तरफ जाने लगती है। फिर जब यस्त्री वहाँ पर पहुँचती है तो कुमाला उसकी तरफ भी क्रीपी स्माइल करते हुए पढ़ने लगती है, और क्योंकि उसको भी जान से मारना चाहती थी। रिफ्लेक्शन में यस्त्री को दिख चुका था कि कुमाला से ये सब जुमाला करवा रही है, इसलिए यस्त्री काफी डर जाती है। अब वो प्यार से बात करते हुए कुमाला को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कुमाला उसकी बात नहीं सुनती तो यस्त्री भागते हुए दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है। तब रास्ते में उसे सुकील की लाश भी दिखाई देती है और वो समझ गई थी कि उसका अंत भी नजदीक है, इससे कि वो बहुत डर जाती है। अब यस्त्री जल्दी से एक रूम में जाकर उसके सामने एक बड़े से टेबल को रख देती है ताकि कुमाला उसे खोल न पाए, यानी कि पजस हुई कुमाला। पर कुमाला गेट पर पहले तो डैगर से वार करती है और जब गेट कमजोर हो जाता है तब वो धक्का देकर उस गेट को तोड़ देती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि इतनी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर रही थी? भाई साहब वो डेविल के बच्चे से पता सो रखी है। अब सुमाला कुमाला की बॉडी में किसी भी हाल में अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। अब यस्त्री उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं करा है और सिचुएशन उसके हाथ में नहीं थी। ये बात यस्त्री कुमाला को भी बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो डर की वजह से सुजीवान से कुछ नहीं कह पाती थी। ये सब जानने के बाद भी सुमाला पर यस्त्री की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसका मानना था कि यस्त्री शांत रहकर बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, और ये कहते हुए वो यस्त्री के पैर पर बहुत बुरी तरह से स्कैप करती है और अब वो उसको जान से मारने वाली थी। अब यस्त्री कहीं न कहीं समझ तो गई थी कि उसने कितना गलत करा है, और वो इस बात को भी जानती थी कि ये उसका आखिरी समय है, इसलिए वो सुमाला से आखिरी टाइम विश करती है कि वो यस्त्री को कुमाला से बात करने दे। सुमाला भी इस पर मान जाती है और बॉडी का कंट्रोल कुमाला को दे देती है। यस्त्री ने अब कुमाला से माफी मांगना चालू कर दिया था, क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। कुमाला को भी यस्त्री की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। उसने तो यस्त्री को अपनी तरह से माफ कर दिया था, लेकिन सुमाला अपनी माँ को माफ नहीं करती। पर कुमाला की बॉडी पर कंट्रोल लेकर पहले तो यस्त्री के हाथ काटने के बाद वो उसको स्टैब करके जान से मार डालती है। इसके थोड़ी देर के बाद में सोजीमान भी घर में पहुंच गया था। वो सीढ़ियों के नीचे पहले तो सुकील की लाश को देखता है और ऊपर जाने के बाद यस्त्री के। अब यस्त्री की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि सुमाला को जान से मारना और कुमाला के साथ गलत व्यवहार करना वो सब उसकी गलती थी, पर वो किसी भी हाल में उस गलती को सुधारना चाहता था। तभी वो रूम के अंदर रखी हुई रॉकिंग चेयर को देखता है जहाँ पर कुमाला बैठी हुई थी, इसको सुमाला जला रही थी। इसके बाद सुमाला कुमाला की बॉडी के अंदर जाकर सोजीमान की तरफ बढ़ने लगती है और उसे काफी बुरी तरह से घायल भी कर देती है। पर अभी जैसे जैसे सोजीमान घर से भागकर गांव में जाने में सफल हो गया था, जहाँ पर वो तुरंत ही इमरजेंसी वाले नवाडे बजाता है और जल्दी से गांव वालों को बुलाकर सुकील और यस्त्री के मरने के बारे में बोलता है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले काफी परेशान थे। वो तुरंत ही सोजीमान के साथ उस घर में जाते हैं, जहाँ पर सभी को यस्त्री और सुकील
वकील की लाश देखकर काफी गलत लगता है। अब उन्हें वहाँ पर कुमाला नहीं दिखाई देती। तब सुजीमान उनसे कुमाला को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुमाला को कैसे भी करके कुसनू के पास ले आना चाहता था। पर गाँव वाले उसकी बात को सही नहीं सुनते और लगता है कि कुमाला यही गाँव में मौजूद बच्चों को फकीर और लोस्ती को मारा है। वो तुरंत ही अब कुमाला को ढूंढने के लिए निकल गए थे। बेसिकली उनके सर पर खून सवार था। वो कहीं न कहीं सही तो थे, पर सुजीमान जानता था कि वो सब कुमाला ने नहीं किया, बल्कि सुमाला ने करा है। पर इसलिए वो गाँव वालों को रोकने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात को नहीं मानता। तब सुजीमान जल्दी से एक बोरा कुसनू का दिया और डैगर और एक रस्सी लेकर खुद ही कुमाला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसे शहर में जाने पर कुमाला एक पल को दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से भागकर फ्यूज की तरफ चली गई थी। इसलिए ही सुजीमान उसके पीछे जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वहाँ पर मौका पाकर सुमाला ने अपनी बहन कुमाला की बॉडी में सुजीमान के ऊपर हमला करना चालू कर दिया। पर तब सुजीमान भी पास में पड़े पत्थर से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। पर वो उसको डैगर से जान से मारने वाला था, क्योंकि चीज सच में हाथ से निकल गई थी। पर अब सारी सच्चाई जानने के बाद वो कुमाला को मारना नहीं चाहता था और अब वो उसकी बॉडी को एक बोरी में भर कर पास में बैठ कर रोने लगता है। सुमाला भी अब तक बोरी के अंदर जा चुकी थी, जो कि सब चीजों के लिए सुजीमान को ही ब्लेम करती है और उसे और ज्यादा रोने पर मजबूर करती है। जिसके अगले ही पल वो बोरी से गायब हो जाती है और उसने फिर से सुजीमान पर हमला करना चालू कर दिया। लेकिन इस बार सुजीमान ने हिम्मत करके उसके ऊपर उस डैगर से हमला किया जो कि उसे कुसनू ने दिया था। अब इससे होता यह है कि सुमाला की हालत खराब होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुमाला वापस से जिंदा हो जाती है और सुजीमान को बताती है कि जब से वो कुमाला की बॉडी में आई है तब से कुमाला की बॉडी में काफी चेंजेस आए हैं, जैसे कि उसके दांत हटकर उसके फैंग्स आ चुके हैं और उसके बाल भी गायब हो गए हैं। इवन उसका दिल भी उल की साइड से हटकर राइट में शिफ्ट हो चुका है। मतलब कि सुजीमान ने गलत जगह पर हमला किया था और उसे सुमाला ने ट्रिक करा। अब सुमाला पैलेट और डैगर से सुजीमान का पीठ काट देती है, जिससे कि उसकी सारी अंतड़ियां बाहर आ गई थी और बाद में वो दो लकड़ी के पीसेस को उठाकर उन्हें सुजीमान की आंख में डाल देती है, जिससे कि मौके पर ही सुजीमान की मौत हो गई थी। फिर अगले दिन सभी गाँव वालों को सुजीमान की बॉडी फील्ड में वैसे ही क्रॉस पर लटकी हुई मिलती है, जैसे कि सुजीमान कुमाला को सलाह देने के लिए ठंडा करता था। इवन कुमाला ने कुसनू को भी सलाह देने के लिए उसको उसके ही डैगर से बुरी तरह से मार दिया, यानी कि डेविल चाइल्ड ने अपना बदला लिया। अब इसके साथ ही सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर शाब्दू अपनी कहानी को ये बताकर खत्म करता है कि तब से ही मान जाता है कि सुमाला यानी कि डेविल चाइल्ड उस गांव के अंदर है, पर इसलिए किसी भी बच्चे को रात के समय में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इसने शुरुआत के अंदर अब्दी और उसके दोस्तों को कहा गया था कि वो जल्दी वहाँ से आ जाए, रात का इंतजार ना करे। ये जानकर सभी गाँव वाले अपने अपने घर से सुमाला के लिए ऑफरिंग रखते हैं ताकि वो उनको नुकसान ना पहुँचाए। पर रात में हम देख पाते हैं कि तिर्स के पिता ने सच्चाई जानने के बावजूद भी ऑफरिंग को नहीं रखा था, क्योंकि अभी भी उसको ये लग रहा होता है कि तिर्स को सुमाला नहीं बल्कि अब्दी ने मारा है। पर अब जब वो रात में अपने घर के बाहर आता है तो उसके सामने उसको सुमाला दिखाई देती है, जो कि एक आदमी की म्यूटिलेटेड बॉडी खा रही थी।